जैसा कि मैंने कहा, नर्मदा बांधों की नदी बनती जा रही है और विवादों की नदी बनती जा रही है। हाँ जी। इतने सारे बांध बन गए हैं। नर्मदा अभी अमरकंटक से निकलती है, कुंवारी नदी है, नर्मदा को कुंवारी नदी कहा गया है ना, वहां से निकलती इटलाती हुई आती है। अभी भेड़ाघाट में अपना सौंदर्य दिखाते ये है कि उसको उसके पहले उसको बांध दिया अपने बरगी में। अच्छा। भेड़ाघाट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसके संगमरमरी चट्टान, उसके पहले जो आपने उसको अपना सौंदर्य वो निखार रही हो, सदियों से सतत प्रवाहमान है, आपने उसको बांध दिया। चलिए उसकी आगे चलती है, होशंगाबाद की आयत जाती है, आपने फिर उसको इंदिरा सागर में बांध दिया, आपने उसको ला करके वहां से भी बढ़ती है वो अपने, आपने फिर ओंकारेश्वर में बांध दिया, वहां से निकलती है, आपने सरदार सरोवर में बांध दिया। इन बांधों के नीचे जो गाद आकर के जमा होगी उसको कैसे निकालेंगे? भाई कोई भी चीज नीचे आके जब जमा होती जा रही है, उसको क्या करेंगे आप? कोई टेक्नोलॉजी है क्या? ये जब इन बांधों की लाइफ खत्म हो जाएगी तब कैसे क्या करेंगे? आज आप देखिए सरदार सरोवर बांध बन गया, हमें गर्व है, हमने इतना ऊंचा बांध बनाया है ना? लेकिन जो बांध से जो पानी फ्लो हो रहा था बांध के पहले, अरब सागर में जो जाकर के मिल रहा था भरूच में, आपने बांध दिया, पानी के फ्लो को रोक दिया, तो ज्वार भाटा के कारण जो अरब सागर का पानी वापस आ रहा है नर्मदा में और धीरे धीरे भरूच में नीचे फ्लो में फैल रहा है, तो पूरा पानी खारा होता जा रहा है। अगले 20 सालों में भरूच जहां नर्मदा बहती है उसके दोनों तटों के 20 किलोमीटर तक अंदर तक का पानी खारा हो जाएगा। अच्छा, तो क्या करेंगे? क्या भरूच शहर को आप पूरा विस्थापित करेंगे? कितने नगर कहां तक विस्थापित करेंगे? मैं बांध का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इन चीजों का समाधान हमें ढूंढकर बांध बनाने चाहिए। कि मतलब एग्जीक्यूशन में कमी क्या, मतलब कि आपने प्रोसेस कर दी लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं कि इससे, हाँ जी, कि आज अमेरिका में देखिए बांध तोड़े जा रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज क्या है, नर्मदा जो है एक कूप है, दरिया बहता है, दोनों तरफ विंध्याचल और सतपुड़ा है और उसके बीच से नर्मदा प्रवाह, जहां जहां आपकी मर्जी आ रही है उसको बांध दे रहे हैं। अच्छा। और सर जैसे अगर अपन बात करें तो एक बार आप इन मतलब कि नर्मदा का थोड़ा शुरू से अगर कुछ वर्णन कर पाए कि कैसे, हाँ, सबसे पहले हम बात करें तो नर्मदा आदिम जनजातियों की आश्रय स्थली हुई। नर्मदा तब थी जब हिमालय भी नहीं था। अच्छा। नर्मदा तब थी, और नर्मदा को देखा जाए तो एकमात्र नदी है जिस पर पुराण लिखा गया है, नर्मदा पुराण। गंगा श्रेष्ठ है बट नर्मदा ज्येष्ठ है। नर्मदा सबसे प्राचीन नदी है दुनिया की, अगर प्राचीन नदियों की बात की जाए तो नर्मदा प्राचीन है। जब गंगा भी नहीं थी, हिमालय भी नहीं था, तब भी नर्मदा थी। और नर्मदा की उत्पत्ति को लेकर के तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा है, जिसको कहा जाए सर्वमान्य तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा वो ये है कि मैं समय नहीं लूंगा जाता आपका, हाँ जी, कि जब देव और देवताओं का युद्ध हुआ और उसको रोकने के लिए समुद्र का मंथन किया गया। समुद्र के मंथन से जब विष निकला तो शिव ने उस विष का पान किया और उसकी तीक्ष्णता से बचने के लिए जो गर्मी हुई विष के कारण, वो आप पहुंचे मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत मतलब अमरकंटक, जो इसको आज हम अमरकंटक कहते हैं, इसका नाम था मंदराचल पर्वत। अच्छा। यहाँ पर आकर के वो बैठे, सोचिए जब हिमालय नहीं था तब ये बर्फ टका रहा होगा, और यहाँ आकर के उनको शांति मिली, तो उनका जो पसीना निकला, और जो पसीना निकला उससे नर्मदा की उत्पत्ति हुई। इसलिए उसको शिव तनिया और शिव पुत्री भी कहा गया, कि शिव के तन से निकली हुई, शिव के पसीने से निकली हुई। तो ये इतिहास है नर्मदा जी का? इतिहास नहीं कहते, ये कहानी है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको वेद बताते हैं, जिसको पुराण बताते हैं, जिसको सदियों काल से ऋषि मुनि कहते चले आ रहे हैं, वो कहानी है। इतिहास हम तब कह सकते हैं जब उसके हम ऑथेंटिकेशन, कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इतिहास वो है कि वो सृष्टि की सबसे प्राचीन नदी है। इतिहास ये है कि जब हिमालय भी नहीं था तब नर्मदा थी। कालिदास ने उसको आम्रकूट कहा है, वहाँ के बगीचे बहुत होते थे, अमरकंटक को आम्रकूट भी कहा है उन्होंने, हाँ जी, कालिदास ने। उसके तट पर जनजातियां निवास करती थी, ये इतिहास है। उसके तट पर अनेक युद्ध हुए, अनेक राजाओं ने, चाहे है वंश रहा हो, चाहे कोई भी जो युद्ध हुए हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं। तो सर जैसे आपने हमें मतलब आसान भाषा में बहुत सारी चीज़ें बताई, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि चाहे आप इतिहास में आपने बताया कि ये इतिहास नहीं है, एक हमारी धरोहर है,
ठीक है, तो उसका एक आपने अंतर भी हमें बता दिया। सर ये जानना चाहिए कि जैसे कि नर्मदा जो है वो उल्टी प्रवाहित होती है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब कि क्या वजह है, मतलब कि ये तो बहुत ही अनोखी चीज़ है देखिए कि उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हाँ जी, हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ जी, नर्मदा ही एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है हाँ जी, है ना। और नर्मदा किसी ग्लेशियर से नहीं, सारी नदियां देखिए किसी न किसी ग्लेशियर से या किसी ये ग्लेशियर से नहीं निकलती। दूसरी चीज क्या है, नर्मदा विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत पे जो पेड़ पौधे हैं हाँ जी, इनके पानी से आश्रित है, पल्लवित होती है। क्या बात करें। हाँ, वृक्षों से पल्लवित, इसीलिए बोलते हैं कि वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। अगर पानी है बचाना है तो वृक्ष को लगाना होगा हमें। दूसरी चीज इसके पश्चिम मुखी पहने के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपने पूछा तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, हो सकता है लोगों को, कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो कि नर्मदा का विवाह सोन अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। हाँ एक सोन, एक नर्मदा और एक जोहिला। कहा यह गया है इतिहास में कि सोन नर्मदा का प्रेमी था और जोहिला नर्मदा की दासी थी। अच्छा, तो सोन का विवाह राजा ने, सोन के नर्मदा के पिता ने ये कहा कि जो कोई हाँ जी, गुल बकावली का, जो अमरकंटक में ही हो, गुल बकावली का पुष्प लेकर आएगा, हाँ जी, उसी से ही मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। बहुत सारे राजा खोजबीन में लग गए, स्वयंवर की वो थी। तो नर्मदा को लगा मैं सोन से प्रेम करती हूँ, ऐसा ना हो कि सोन को गुल बकावली का पुष्प न मिल पाए, न ला पाए तो मेरा विवाह नहीं हो पाए। तो नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला को भेजा सोन के पास कि तुम जाओ सोन को बताओ कि गुल बकावली का पौधा कहाँ पे है, वो सिर्फ यहीं मिलेगा और उसको बता दो तो मेरा स्वयंवर हो जाएगा। जोहिला जब गई तो उसने सोन को देखा तो वो आसक्त हो गई, उसको देख के, उसके सौंदर्य को देख करके उसके प्रति मुग्ध हो गई। अच्छा, उसको लगा नर्मदा को तो पता चलेगा नहीं और मेरे जीवन में ऐसा, ये तो नर्मदा को पहचानता नहीं और ऐसा, ये बड़ी अजीब विडंबना है हमारे यहाँ, चाहे पृथ्वीराज चौहान संहिता का ले ले, कि बिना देखे भी उसके यश गान सुन करके एक प्रेम हो जाता था, एक निश्चल प्रेम जिसको कहा जाए ना, कि नर्मदा ने देखा नहीं सोन को, लेकिन उसका वर्णन सुन के उसको एक प्रेम हो गया कि मुझे सोन से ही विवाह करना है। जैसे आप पृथ्वीराज जो संहिता की बात करें, संहिता ने देखा नहीं था पृथ्वीराज चौहान, हाँ जी, उसकी ईश्वर कीर्ति सुन करके, उसकी कीर्ति या उसके बारे में सुन करके उससे अशक्त हो गई थी। तो ऐसे ही नर्मदा ने उसको भेजा, तो जोहिला ने कहा इन्होंने तो नर्मदा को देखा नहीं, तो मैं ही क्यों ना इनसे तब तक के लिए अपना वो कर। और इधर नर्मदा परेशान हो गई, इसको भेजे हुए काफी समय हुआ, आई क्यों नहीं। तो जब पहुंची नर्मदा उसके पास हाँ जी, तो उसको देख के कि सोन और जोहिला जो उसकी दासी थी प्रेम प्रणय कर रहे, प्रणय प्रसंग, इसको बड़ा बुरा लगा और ये विक्षिप्त हो गई और ये भागी और जाके कूद गई कपिल धारा में कूद गई। कपिल धारा एक जगह है जहाँ से नर्मदा नीचे गिरती है, पहला जो जल प्रपात है नर्मदा का, हाँ जी, वो कपिल धारा है। अच्छा, वहाँ से कूद गई नीचे और विक्षिप्त थी तो पश्चिम दशा की तरफ बहने लगी। सोन भी कुछ सूझा नहीं, उसको लगा रही क्या हो गया, मैं तो गलत उससे प्रेम करने लग गया, गलत था, इसने मेरे साथ छल किया। इसने बोला भी था नर्मदा ने बोला जोहिला तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन वो भाग के दौड़ गया और जाके कूद गई। सोन उसके पीछे भागा, लेकिन विक्षिप्त अवस्था में वो भी तो हो गया हैरान कि क्या है, तो वो उसको पहचान नहीं पाया किधर, और वो उल्टी दशा में जाके कूद गया। अच्छा, वो पूर्व दशा में जो जाके बिहार की तरफ निकलता है, जाके गंगा में मिलता है, बिहार की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सोन भी कहा गया, सोन भी कहा गया। और जोहिला तीसरी जाके कि इन दोनों से बचना है, मुझे तीसरी जगह से जाकर के कूद गई जोहिला। तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, तीनों अलग अलग दिशा में, जो आपने मुझसे पूछा। हाँ जी। और सोन के बारे में मैगस्थनीज ने कहा है कि सोन नदी इसलिए उसका नाम पड़ा, जो मैगस्थनीज वर्णन करते हैं, हाँ जी, कि इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, अच्छा, इसलिए उसका नाम सोन पड़ा। जबकि उसका नाम सोनभद्र राजकुमार का नाम था, जो नर्मदा से विवाह करना चाहता था, उसका नाम सोनभद्र था। अच्छा, हाँ, लेकिन बाद में आगे चल करके वो सोन कहलाने लगी है। सोन नदी है, सोन नदी है, उसमें सोने के कण मिले हैं, इसलिए उसको सोन नदी कहा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं मिलता है कि ये इस तरफ क्यों निकलती है, लेकिन कहानियों में हमारी जो पुराण है, जो हाँ जी, उसमें ये वर्णन मिलता है कि दोनों अलग अलग दिशा में क्यों।
एक ही पर्वत है, ऐसे टापू है, इधर से नर्मदा है और उसके जस्ट अपोजिट से सोन निकलता है और इसके तीसरी दिशा से जोहिला। मैं नर्मदा जी को लेकर के एक किस्सा और कहना चाहूँगा कि जो पर्यावरणविद हैं, हाँ जी, इनके हर काल में हार हुई है। मेरे जो जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक जाती है कि दुनिया का पहला पर्यावरणविद और जो बांध का विरोधी रहा है वो रावण है। अच्छा, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगे कि रावण, जिसको हम ऐसा मानते हैं कि दुराचारी था, ये था, वो पर्यावरण, तो रावण महाज्ञानी भी तो था। हाँ, महाज्ञानी भी था, पंडित था, प्रकांड विद्वान था। जब सहस्त्रबाहु ने नर्मदा अपने बाहों में, बाहुपास में जब बांधा था तो उसका बैक वाटर पानी आने लगा, अच्छा, पीछे की तरफ बढ़ने लगा। और रावण को जब ये दिखा तो रावण ने इसका विरोध किया और सहस्त्रबाहु से ललकारा। तो सहस्त्रबाहु ने उल्टे उठा करके रावण को अपने गुलजार में बांध दिया था। अच्छा, हाँ। तो मैंने ये मेरा सोचना है कि पर्यावरण विदों की हमेशा से ही मतलब हार होती रही। आज भी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नर्मदा के बाद उनकी हार ही होती रही है, वो जीत नहीं पाए हैं। ठीक है। अब और एक चीज और है कि नर्मदा ही एकमात्र नदी है, हाँ, जिसको मुस्लिम लोग भी अपना मानते हैं। अच्छा, हाँ। जब हज जाते थे, आपको व्यवस्थाएं बहुत सारी वो फ्लाइट हुई, जब हज प्राचीन काल में जब हज जाते थे, हाँ जी, से जाते थे तो नर्मदा का पानी लेकर के जाते थे, क्योंकि महीनों की यात्रा होती थी, जहाज से जाते थे, तो नर्मदा का पानी इतना पवित्र मानते थे, एक तो खराब भी नहीं होता, तो वहां लेके जाते थे। अच्छा, का पानी, तो ये बड़ा वो है जिसको मुस्लिम भी स्वीकार करते हैं इस नदी को। ये मतलब एक बड़ा खुलासा ही है। हाँ। और ये जो नदी है, एक नदी नहीं कहा जाए, मध्य प्रदेश की तो, मध्य भारत की जीवन रेखा तो है ही, लेकिन ये एकमात्र नदी है। आप माहेश्वर चले जाएं तो देखेंगे कि एक तरफ विक्रम संवत चलता है, अच्छा, और दूसरी तरफ शक संवत चलता है। तो ये दो संवतों की विभाजन रेखा है और आर्य और द्रविड़ संस्कृति की भी विभाजन रेखा है। नर्मदा को उस तरफ देखें तो द्रविड़ संस्कृति प्रारंभ हो जाती है, उस तरफ देखें तो आर्य जब आए थे तो नर्मदा किसी तरह, और नर्मदा चूंकि अरण्य प्रदेश से, जंगलों से बहती थी, तो उसके तट पर जा ही नहीं पाए। इसलिए नर्मदा की, मेरा मानना जो है, अपना मानना है कि नर्मदा की जो बहुत सारी जितनी प्रतिष्ठा के हकदार है या जितना उसको वो मिलना चाहिए था, हाँ जी, मतलब वेदों में, पुराणों में उसका व्याख्यान होना, उतना हुआ नहीं। नर्मदा उपेक्षित रही, क्योंकि आर्यों ने लिखा जो कुछ कहा, आर्यों ने किया हुआ है, और वो अरण्य प्रदेश से बहती थी, जंगलों के, पहाड़ों के बीच से। इसीलिए उसको सौंदर्य की, अमृतलाल बेगड़ जी ने सौंदर्य की नदी कहा है, कि उससे सुंदर नदी नहीं है। और लोगों ने उसको एक्सप्लोर भी उतना किया नहीं, बाकी अगर आप देखें तो, क्योंकि पहुंचना आसान नहीं था ना। दुनिया में एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है। हाँ, तब सोचिए, अगर भारत को देखना है तो संस्कृतियों का मेल देखना है, मध्य प्रदेश से निकलती है, बैगा, गोंड, अगरिया जनजातियों को आगे बढ़ती चली जाती है। जबलपुर में जब आती, जब जवान होती तो एक सौंदर्य का स्वरूप धारण कर लेती है। कुमारी कन्या जब आती तो मुझे लगता है जैसे वो बचपन से निकली हो, वो 16 से 18 के बीच का यौवन आ गया हो, और उस सौंदर्य दिखाती है अपना वहां पर आकर के भेड़ाघाट में संगमरमरी चट्टानों के बीच से, वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो ऐसा लगता है जवान होती चली जा रही है, खेत खलिहानों को पानी देती चली जा रही है, सृष्टि के बारे में सोचना शुरू करती है। जैसे स्त्री जब बड़ी होती है तो घर परिवार के बारे में सोचना शुरू करती है। तो मैदानी भागों में जब आती है तो उसके देखिए गन्ने की फसल, गेहूं की फसल, नरसिंहपुर, जबलपुर से नरसिंहपुर तक का पूरा बेल्ट, होशंगाबाद तक का पूरा बेल्ट अंबार है, पूरा जीवनदायिनी बनती चली आ रही। होशंगाबाद में आती है तो एक घाट, सबसे पहला सुंदर घाट उसके ऊपर बना है। हालांकि उसके पहले बरमान घाट पे रानी दुर्गावती ने बहुत पहले एक सुंदर घाट का निर्माण करा दिया था बरमान घाट में। फिर निकलती है, फिर और आगे बढ़ती है, आती है, आके पहुंचती है ओंकारेश्वर, जहाँ ओम और ओंकार ने स्वयं महादेव के रूप में, आदि गुरु शंकराचार्य ने, हमारे एक छोटे से बालक ने आकर के वहाँ तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। नर्मदा अष्टक लिखा, जब नर्मदा का बाढ़ आया तो नर्मदा को रोकने, शांत करने के लिए उन्होंने किया, गुफा में रह करके उन्होंने किया। उसके पहले उससे आगे हम थोड़ा सा जब बढ़ते हैं तो महेश्वर के पहले एक घाट आता है, मंडन मिश्र, उसका संवाद हुआ था। जब ओंकारेश्वर से हम आगे बढ़ते हैं तो मंडन मिश्र हमारे धर्म की व्याख्या होती है नर्मदा के तट पर। मंडन मिश्र आदि गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ होता है, जो हिंदू धर्म की नींव को और मजबूत करता है।
हाँ जी। प्रगाढ़ करता है हमारे संबंधों को। उसके आगे चलते हैं, हम जाते पहुंचते हैं तो दधीची, जिन्होंने मनुष्य को बचाने के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया इंद्र को, वज्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी अस्थियों का, ये नर्मदा के तट पर है। तो नर्मदा का हर तट एक तीर्थ है, और नर्मदा ही एकमात्र नदी जिसका हर कंकर एक शंकर, क्योंकि स्वयं नर्मदा के उससे उत्पन्न हुई और शिव तट पर इसके वास करते हैं। तो सर मैंने सुना है सर आप आर्टिकल भी लिखते हैं, नोवेल भी लिखते हैं, तो कुछ अगर आप बता सकें दर्शकों को कि आप अभी क्या आपने कंप्लीट किया है, या कोई मतलब कि ऐसी रोचक कहानी जो आपने लिखी हो। वो भी हमारे मध्य प्रदेश से है। हाँ जी। और ओरछा से। हाँ जी। कहानी है राय प्रवीण और उसके प्रेमी इंद्रजीत सिंह की, जो ओरछा के शासक थे। और राय प्रवीण, जिसपे मैंने उपन्यास भी लिख रहा हूँ। हाँ जी। राय प्रवीण ओरछा की राजनर्तकी थी और बहुत अच्छा। खूबसूरत थी, और एक कवित्री भी थी राय प्रवीण। तो राय प्रवीण और इंद्रजीत सिंह का जब प्रेम प्रसंग चल रहा था, हाँ जी, तो इसकी चर्चा दिल्ली दरबार अकबर तक भी पहुंची। अकबर को पता चला कि राय प्रवीण इतनी सुंदर है, उसको मेरे हरम में होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने इंद्रजीत सिंह को संदेशा भिजवाया। अच्छा। लेकिन इंद्रजीत सिंह ने राय प्रवीण को दिल्ली भेजने से मना कर दिया। अकबर नाराज हो गए, दिल्ली के शासक थे, और उन्होंने ओरछा पर चढ़ाई का हुक्म दिया। अच्छा। तो राय प्रवीण न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। उसने इंद्रजीत सिंह को समझाया कि एक स्त्री के लिए पूरी ओरछा की जनता को मरवाना, बलिदान देना उनका न्यायोचित नहीं होगा। तो इंद्रजीत सिंह ने कहा, तुम मेरी प्रेमिका हो, तुम्हारे लिए अगर मैं नहीं लड़ सका तो लानत है मेरे पुरुषार्थ पर, और हम ठाकुर हैं, राजा हैं। लेकिन उसने कहा भले ही हो, लेकिन आप अकबर की सेना आपसे बहुत बड़ी है, और आप एक छोटे से रियासत के राजा हैं, वो दिल्ली से, पूरी दिल्ली मतलब हिंदुस्तान का वो नहीं मानने को उसने बहुत समझाया। और उसके बाद इंद्रजीत सिंह तैयार हो गए। उस जमाने में एक बड़े चर्चित कवि हुआ करते थे, कवि केशव, जो तुलसीदास के समकालीन भी हैं। अच्छा। कवि केशव के साथ उन्होंने उसको रवाना किया राय प्रवीण को, और बड़े शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, राय प्रवीण को दिल्ली भेजा। हाँ जी। और जब उनके हरम में प्रवेश किया राय प्रवीण ने, तो जब अकबर आया तो उसने एक ही शब्द बोला था, मतलब एक लाइन में उसका बोला था, जो उन्होंने कविता के माध्यम से बोला था। मैं उसको हिंदी में बता रहा हूँ। हाँ जी। क्या हिंदुस्तान का शासक कौवा है जो जूठा खाने का आदी हो गया है? मेरा मालिक, मेरा प्रेमी तो मुझे पहले ही भोग चुका है। उसकी वाक चतुरी से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उसे ससम्मान कवि केशव के साथ वापस ओरछा भेज दिया। अच्छा। हाँ, तो इस पर मेरी वो कहानी है, कहानी इतनी सी है, और उस पर मेरा उपन्यास चला है राय प्रवीण को लेकर। तो विस्तार में आपने अभी वो कंप्लीट हो गई है अभी? लगभग। तो मतलब कि मतलब अकबर ने का क्या थॉट प्रोसेस, आप जब लिख रहे होगे तो ऐसा क्या थॉट प्रोसेस होगा उसका कि क्यों चतुरी से इतने प्रभावित उसके जवाब से, कि उसने कहा कि मेरा स्वामी, मेरे प्रियतम मेरे साथ तो सब कुछ कर चुके, अब आप जूठन खाओगे, मतलब अगर आप मेरे साथ संसर्ग करते हो या आप मेरे साथ सोते हो, सहवास करोगे, तो आप तो जूठन ही खाओगे। इतने बड़े सल्तनत के राजा हो, तो आप हिंदुस्तान के शासक होकर हिंदुस्तान के शासक के कौवा है जो जूठन खाएगा। चूंकि अकबर भी देखा जाए तो विद्वान था, ऐसे ही नहीं उसके शासनकाल में उसके 9 रत्न थे, तो उसको लगा कि यार एक औरत सही कह रही है, और इसीलिए उसने उसको ससम्मान वापस भेजा। तो सर अब अपन रैप अप करते हैं, है ना, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड है। कुछ नाम मैं लूंगा, आपको एक शब्द में उनको उनकी व्याख्या करनी है ना, या उनके व्यक्तित्व के बारे में जो भी है ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर। इरफान खान। अपने कैरेक्टर को जीने वाला, अपने चरित्र को जीने वाला, जो कलाकार को भूमिका दी जाती है उसको यथार्थ में जीते हैं। अनुराग कश्यप। एक उत्कृष्ट फिल्म मेकर। राजकुमार ईरानी। छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी जो कुरीतियां हैं उसको हास्य के माध्यम से प्रस्तुत करना। योगी आदित्यनाथ। एक दबंग नेता। शिवराज सिंह चौहान।
मामा। मोहन यादव। मोहन यादव एक कर्मठ कार्यकर्ता, संघ के कर्मठ कार्यकर्ता। कंगना रनौत। एक अच्छी अभिनेत्री। राधिका आप्टे। अभिनेत्री। सौरभ भास्कर। ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे विराम लगाते हैं इस पॉडकास्ट का, और अगली बार हम बिल्कुल मिलेंगे आपके साथ, और इस तरह आप प्यार अपना बनाए रखें। और सर बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि एक होता है थॉट होता है कि फिल्म डायरेक्टर हैं या फिर फिल्म लाइन से जो भी लोग हैं उनको एक अलग नज़रिए से भी देखा जाता है। अब सिनेमा धीरे धीरे जैसे चेंज हुआ तो लोगों का नज़रिया भी चेंज हुआ, लेकिन आज जो बातें हुई तो उससे एक चीज़ और निकल के आई कि आप जब ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि आज हमने कई कहानियों पे बात करी, आज हमने कई टॉपिक्स पे बात करी, तो इससे आपको ये पता चलता है कि इन्होंने कितना अपना समय जो है वो व्यतीत किया है, कितनी रिसर्च लगी है, जो एक इनकी मेहनत को भी दर्शाता है। और सर आपकी आने वाली फिल्मों के लिए भी हम आपको बहुत बहुत बधाई देते धन्यवाद। हैं, और सुपर डुपर हिट हो और आपका और भी नाम हो, और हमारे शो को भी आप प्यार दिखाएं और सर को भी आप प्यार दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।